Good morning, students. Myself Dr. Shabuni Banerjee once again with a new topic Arab Spring, जो कि CBSE ने इसी साल क्लास 12 में भी इंट्रोड्यूस किया है. It is a very interesting topic regarding the countries of North Africa and Middle East. Around 22 countries जो थे वो इस अरब स्प्रिंग के आंच में आए थे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है पूरे विश्व इतिहास में, जहाँ पर कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो इससे अछूता रहा. ओके, तो हम लोग अरब स्प्रिंग पर चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक अरब स्प्रिंग में हम लोग 2-3 चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब और क्यों हुई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस वजह से या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अरब स्प्रिंग, एंड लास्टली व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अरब स्प्रिंग. और इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए हम एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरब स्प्रिंग की घटना क्या है और ये क्यों इमरजेंस में आई, तो इसका शुरुआत कहाँ से होती है. तो हम बेसिकली देखते हैं कि अरब स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है दैट इज वो 18 दिसंबर 2010 था, और ये ट्यूनीशिया की घटना है. ट्यूनीशिया जो कि अल्जीरिया और लीबिया के बीच में स्थित एक छोटा सा कंट्री है, और जहाँ पर बेन अली एज अ प्रेसिडेंट रूल कर रहे थे. ही वॉज अ टोटल अथॉरिटेरियन पर्सन. पुलिस उनके कंट्रोल में थी, या कह सकते हैं कि उन्हीं के विचारों से या उन्हीं के आदेश से सब काम को करती थी. तो लेकिन बेन अली अपने आप को एक डेमोक्रेटिक मास्क पहने हुए लीडर के रूप में प्रदर्शित करते थे. और जो घटना 18 दिसंबर में एक चिंगारी की तरह काम किया, दैट वाज द सुसाइड ऑफ मोहम्मद बाओजी. मोहम्मद बाओजी की घटना कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोहम्मद बाओजी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के शख्सियत थे, और ये एक स्ट्रीट वेंडर थे जो कि अपना दुकान लगाते थे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए. तो एक दिन वो अपने जहाँ पर वो दुकान लगाते थे वहाँ पर देखा कि उसके दुकान को सील कर दिया गया है, उस जगह को सील कर दिया गया है. उसने जब पुलिस से कंप्लेन की तो पुलिस ने भी उसकी बात नहीं मानी. तो उन्होंने अपने ह्यूमिलेशन को, इवन उनके सामान को फेंक दिया गया और बहुत उनकी बेइज्जती की गई. तो उन्होंने अपने ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त न कर पाकर उन्होंने खुद को आग लगा ली. क्योंकि इनके शख्सियत बहुत अच्छी थी, जिस वजह से लोगों में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश उभर कर सामने आया. और 18 दिसंबर से हम देखते हैं कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है. और ये जो ट्यूनीशिया का जो रेवोल्यूशन है वो जैस्मीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि ये घटना तो ऐसे में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इस घटना के पृष्ठभूमि में बहुत सारी और चीज़ें अपने स्थान को बना के रखती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन सत्ता, या फिर बेरोज़गारी, भुखमरी, महंगाई, अशिक्षा, पुलिस की ज़्यादतियाँ, ये सारी बहुत सारी घटनाएं इसके पृष्ठभूमि में थी, जिसमें मोहम्मद बाओजी का जो केस है वो उसमें एक चिंगारी की तरह काम करता है. और ये एक सडन इंसिडेंट बनता है इस अरब स्प्रिंग को फूट पड़ने में, यानी इसकी वायलेंस में कन्वर्ट होने में. तो अब हम लोग इसके कॉजेज़ को और डिटेल में देखेंगे, जो इस घटना के पहले से ही
18 दिसंबर के पहले से ही बनी हुई थी और लोगों में आक्रोश व्याप्त था और समय मिलते ही वो सारे आक्रोश इसी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गए। तो हम लोग अब कॉजेस पर चलते हैं, जिसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करना चाहेंगे। अरब स्प्रिंग से जो भी कंट्रीज़ या जो भी रिजीम्स अफेक्टेड थी, उन लोगों ने उस रेवोल्यूशन को या इंसर्जेंसी को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया, बहुत प्रेशर लगाया और इसका परिणाम ये निकला कि जो नॉन वायलेंस मूवमेंट थे वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गए और उन सभी जो भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे उनका एकमात्र स्लोगन रह गया, द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द regime, यानी कि किसी भी सूरत में जो शासन सत्ता में है उसको नीचे लाना। इसके पीछे जो कॉजेज हम देखते हैं उसको हम दो सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, वन इकोनॉमिक कॉज एंड सेकेंड वन इज सोशल कॉज। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक कॉज को डिटेल करने की कोशिश करेंगे एंड इकोनॉमिक कॉजेज आर अरब स्प्रिंग के इकोनॉमिक कॉज में जो सबसे पहला हम लोग देखते हैं रोल ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, यानी दुनिया में जो संकट है या संकट था वो अरब स्प्रिंग में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। बेसिकली ईस्ट आपके अरब कंट्रीज़ में और आपके नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो हम जब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही हेट्रोजेनस है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि जो दो तरह की हमको वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ट्रेंड देखने को मिलता है। वन इज ऑयल एक्सपोर्ट कंपनीज, जिसमें हम लीबिया और अल्जीरिया का नाम ले सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज, जिसमें इजिप्ट, मोरक्को और ट्यूनीशिया आते हैं। इसकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं उसका जीडीपी लेवल बहुत हाई रहता है और जो जिनका अदर वर्क है उनका थोड़ी सी दिक्कत या संकट उपस्थित हमेशा से ही रहता है। उसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ ऑयल प्राइसेस। 2008 एंड 9 का जो टाइम पीरियड है, 2008 और 9 के पीरियड में ऑयल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है और इस ऑयल के प्राइस की गिरावट ने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को तो डायरेक्टली अफेक्ट किया, इसके साथ ही उन अदर रीजन्स को भी अफेक्ट किया जहाँ से गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को खरीदने का काम भी करते थे, लेकिन ड्यू टू क्राइसिस ऑफ ऑयल ये मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड्स भी कम हो गई और जिस वजह से जो इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में आ गई। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, रोल ऑफ फूड क्राइसिस। इकोनॉमिक कॉज में हम दूसरी वजह देखते हैं, रोल ऑफ फूड क्राइसिस। हालांकि ये 2010 की नहीं, ये अरब स्प्रिंग आने के 2 साल पहले की ही घटना थी कि फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। खासकर हम यमन, मोरक्को और इजिप्ट, ट्यूनीशिया जैसे कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पर हम फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं। यही 2007-8 का पीरियड था जब इस पर्टिकुलर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 25 से 30% तक बढ़ गया था।
जब महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों में भुखमरी की कगार आ जाएगी, तो ऐसे में आंदोलन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक होता है। और चूँकि ये हम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन अरब की जो कंट्रीज़ थी वो फिर भी इसको मेकअप करने में सफल रही। लेकिन जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग सरकार के प्रति अपने गुस्से को जाहिर करने से पीछे नहीं रहे। इसमें अब तीसरा जो इकोनॉमिक कॉज हमको मिलता है वो रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में हमें मिलता है। रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं न कहीं अरब स्प्रिंग के लिए हम कारक बना के देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स। चूँकि हम लोग देखते चले आ रहे हैं शुरू से ही कि ग्लोबल क्राइसिस में के दौरान ऑयल प्राइसेस घट गई, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एरिया नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में डिमांड कम हो जाने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का उत्पादन कम होने लगा। यहाँ तक भी देखा गया है कि हर चौथा ट्यूनीशियन या इजिप्शियन यंग जो है वो अनएम्प्लॉय हो गया इस घटना के दौरान। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के डिक्रीज में, साथ ही साथ डेमोग्राफिक बूम, हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या के बढ़ जाने से या उछाल आ जाने से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम एक तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कमी और जनसंख्या बढ़ना, ये दो कारण अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, बेरोज़गार ज़्यादा होंगे, तो युवाओं में रोष भी ज़्यादा होगा और वो क्रांति करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तीन हम लोग इकोनॉमिक कॉज देखते हैं अरब स्प्रिंग का, जिसमें पहला है रोल ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, सेकेंड वन इज रोल ऑफ फूड क्राइसिस एंड द थर्ड वन इज रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग सोशल कॉज देखेंगे कि सामाजिक रूप से ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से अरब स्प्रिंग को मदद मिली उसके और ज़्यादा एग्रेसिव होने में। जो हम लोग अब सोशल कॉजेज देखेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है दैट इज द यूथ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। यूथ जो होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति स्वरूप होता है, और जो अरब और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो 30% पॉपुलेशन था वो 15 to 29 ईयर्स की थी। तो 15 से 29 साल का जो 30% पॉपुलेशन था और जिसके पास इकोनॉमिक कॉज के अनुसार हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो एज ग्रुप भी यही रहा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसी एज ग्रुप में रही होगी। और दूसरी जो अच्छी बात हुई थी कि 3 दशकों से 3 डेकेड्स से वहाँ पर एजुकेशन लेवल पर भी बहुत अच्छा वर्क हुआ था, काफ़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन लेवल था, जिस वजह से जो यूथ थी वो अच्छे से अपने आप को एजुकेट कर रही थी डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में। उसको अगल बगल की जगहों से देख के उनको प्रेरणा मिल रही थी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं होती हैं। तो ये शिक्षा जो है वो उनमें सोशल चेंज लाने के लिए पर्याप्त था। और ये सोशल चेंज किस दिशा में? डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा में। तो जब यूथ को डेमोक्रेसी लाने के लिए एजुकेशन मिल रही थी, उनको ज्ञान मिल रहा था कि डेमोक्रेसी की क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, तो ये एक वजह बनती है कि अरब स्प्रिंग आए और उसको
पूरी तरह से सफल हो और जो भी ऑथोरिटेरियन रूलर्स हैं वो उनको उतारा जाए और उनके जगह पे प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाए। तो सोशल कॉज में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सेकेंड सोशल कॉज में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है या जो आपकी फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, राइट टू वोट है या ह्यूमन राइट्स हैं आपके, इन सारी चीज़ों का उस टाइम में नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई वैल्यू नहीं था। हालांकि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इस एडॉप्टेशन पॉलिसी में जो मिडिल क्लास थे और जो माइनॉरिटीज़ थे उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिस वजह से ये रोष जो है जनता में बनी रही। और जो एजुकेटेड जो यूथ था उनकी डिमांड्स थी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सहयोग लिया जाए उनका, लेकिन उस पर भी जनता ने तो अपना डिमांड रखा था, लेकिन सरकार ने उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को पब्लिक इंटरेस्ट में सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि भागीदारी हो, पॉलिटिकल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो या फ्रीडम टू एक्सप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें उस नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रोवाइड नहीं की गई। एंड द फंडामेंटल राइट्स वर डिस्करेज्ड फुल्ली, क्योंकि ऑथोरिटेरियन रूल था और किसी को भी फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के हित में नहीं था। तो नॉर्थ अफ्रीकन जो रूलर्स थे उनके और उनकी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थी। और कुछ ऐसे नॉर्थ अफ्रीका के लीडर्स थे जिसमें बेन अली आपके ट्यूनीशिया के, गद्दाफी आपके लीबिया के, और होस्नी मुबारक इजिप्ट के। ये कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने सारे पॉलिटिकल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स को अपने हाथों में कंट्रोल करके रख दिया था, और जिससे लोग उनकी ऑथोरिटेरियन रिजीम से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने लगातार इमरजेंसीज लगाएं ताकि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से यूज़ ना कर सकें, क्योंकि उन्होंने तो डेमोक्रेसी का मुखौटा लगा के रखा था, लेकिन थी वो ऑथोरिटेरियन। और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई जो उसके कंट्री में करप्शन को आगे ले जाने में सहयोग किया, लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कितनी मददगार साबित होती है अरब स्प्रिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी सोशल कॉज में ही आता है, जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया। अरब स्प्रिंग के सोशल कॉज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो था रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का रोल हम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बता सकते हैं क्योंकि इन सारे कंट्रीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, चूँकि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन पर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई थी, तो टीवी चैनल्स या फिर जो भी मास मीडिया के प्रोडक्शन थे उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था, जिस वजह से सिविल राइट्स या सिविल मूवमेंट्स की कोई भी घटना विश्व पटल पर नहीं आ सकती। 2010 के बाद इन एरिया में फेसबुक और ट्विटर के एंट्री के साथ ही एक इंफॉर्मेशन कास्केड का शुरुआत हुई। इंफॉर्मेशन कास्केड मतलब सूचनाओं की एक नई धारा,
इसके माध्यम से जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो ये जानने लगे कि किस तरह से अलग अलग देशों में डेमोक्रेसीज को स्टैब्लिश करने के लिए किस तरह जन आंदोलन हो रहा है और किस तरह से एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो आपके ऑथोरिटेरियन रिजीम के तख्ता पलट में सहयोग कर रहा है। तो फेसबुक और ट्विटर जो हैं वो एक इंफॉर्मेशन कास्केड के रूप में अरब स्प्रिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं और साथ में ही अरब मास मीडिया के 2 टीवी चैनल्स अल जजीरा और अल अरेबिया हज़ारों लाखों कंट्रोवर्सीज या क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो भी परिस्थितियां विद्यमान थी उनको विश्व पटल में लाने में सहयोग दिया। और ये जो मास मीडिया थी वो कई तरह से काम कर रही थी। एक तरफ तो वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का काम कर रही थी कि किस तरह के हालात इन कंट्रीज में मौजूद हैं और दूसरा कि वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं उसकी सूचना वो विश्व पटल तक पहुँचाने का काम कर रही थी। तो दोनों तरह से जो मास मीडिया है वो वर्कआउट कर रही थी कि वो इनको ईंधन भी दे रही थी कि कैसे करना है और मीडिया में भी इसका प्रचार कर रही थी। तो इस तरह से ये एक ऐसा आंदोलन है या एक ऐसा अरब स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है या जो विश्व पटल पर आने वाली जो क्रांति है इसको सोशल नेटवर्क रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन की को गति, प्रोत्साहन, ईंधन सारी चीज़ें उनको सोशल नेटवर्क के माध्यम से ही मिलता है और रिजल्ट्स भी उसी के माध्यम से आते हैं। तो सोशल कॉजेज में जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये तो एक कॉमन समस्या होती है किसी भी आंदोलन में। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ तो वो माइनॉरिटीज़ अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो उसके डिटेलिंग के लिए हम आगे चलते हैं। सोशल कॉजेज़ का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। चूँकि जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अरब्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो तुर्कमेन्स, असीरियन, अर्मेनियंस एंड कुर्ड्स ये कुछ ऐसी एथनिक प्रजातियां हैं जिनको हम माइनॉरिटीज़ में काउंट करते हैं। तो जो उस टाइम की अथॉरिटेरियन रिजीम थी वो इन माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उनको प्रोसिक्यूट भी करती थी। यहाँ पे हमको एक एग्जांपल मिलता है इराक के सद्दाम हुसैन का, जो तुर्कमेन्स और कुर्ड्स के खिलाफ उनकी जो नीतियाँ थी वो आप देख सकते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है एथनिक पार्टीज़ और रिलीजियस ग्रुप के बीच में वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करती है आंदोलन को और सशक्त करने में। क्योंकि अरब बेसिकली मुस्लिम कंट्री है तो कुछ ऐसे रिजीम भी हुए हैं जहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं उनको उस पद पर कभी कभी नॉन मुस्लिम भी आ जाने की वजह से वहाँ पे भी हम इस तरह के धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन को या असंतोष को हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम सीरिया के शासक से ले सकते हैं जिसका नाम है बश अली, जो कि एक असाड थे और जिसको जो मुस्लिम्स थे इस असाड जाति को नॉन मुस्लिम के रूप में स्वीकार करते थे। तो इस तरह जो डिस्क्रिमिनेशन और जो
रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एथनिक ग्रुप्स के लिए था, ये बहुत ही हानिकारक कंडीशन में था, जिस वजह से बहुत लोगों की जानें भी गई। अब सोशल कॉजेज़ में जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। दैट वाज द यूथ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड फाइनली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो इसके बाद ये वो सारे पृष्ठभूमियाँ हैं जिस पृष्ठभूमि में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हम मान सकते हैं 2010 की उस घटना से, जो हमने शुरू में बात की मोहम्मद बौअज़ीज़ी के सुसाइड केस के साथ। तो वो केस था जिसकी वजह से इन सारी परिस्थितियों को एक चिंगारी मिली और वो बस्ट आउट होकर निकली। तो कॉजेज़ हम लोगों ने देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अरब स्प्रिंग। कॉन्सिक्वेंसेस, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन के कुछ तो परिणाम होंगे। तो जो अरब स्प्रिंग 2010 से 2014 के बीच में इतनी बड़े तादाद में हुई, इतने जन का नुकसान हुआ, तो इसका परिणाम या इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आए। तो इन कंसिक्वेंसेस को हम लोग 5 पॉइंट्स के तहत देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है रिमूवल ऑफ ऑथोरिटेरियन रूलर्स फ्रॉम ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। यानी जो ट्यूनीशिया के शासक थे ज़ैन अल-अबिदीन बिन अली, ये ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे, जिसको हम बेन अली के नाम से भी जानते हैं। इनको अरब स्प्रिंग के प्रेशर से अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं लीबिया का, जहाँ पर मुअम्मर गद्दाफी शासन कर रहे थे, जो खुद को इलेक्टेड बताते थे, लेकिन उनका शासन जो था वो ऑथोरिटेरियन था। इनको भी अपने पद से उतरना पड़ा, या यूं कहीं कि इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि अमेरिका के लीडरशिप में नाटो ने भी लीबिया पर अटैक किया था। और इजिप्ट के हुस्नी मुबारक भी अपने पद से रिज़ाइन कर दिए, क्योंकि अरब स्प्रिंग के दौरान जो विश्व पटल पर जो पिक्चर उभर के आया, उसने इन कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया। इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है ग्रांट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, इन तीनों के शासकों का परिणाम को देखते हुए कुछ कंट्रीज़ ने, जिसमें हम ओमान, सऊदी अरेबिया, मोरक्को और बहरीन जैसे नेशंस का नाम ले सकते हैं, उन्होंने अपनी जनता को बहुत ज़्यादा लिबरल सोशल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कर दिए, ताकि उनमें जो विरोध की भावना है उसको वो कम कर सके। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल स्फीयर। जो लोगों के अंदर में जो रेस्ट्रिक्शंस थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के न होने की वजह से, इस आंदोलन ने वो सबके लिए ओपन कर दिया। अब लोग पब्लिक प्लेस पर भी अपने फ्यूचर को लेकर, अपने डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को लेकर आलोचना कर सकते थे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ द सराउंडिंग स्टेट्स। इतने सारे कंट्रीज में जो चेंजेस आए, उसको देखते हुए जो और उसके अगल बगल के स्टेट्स थे, उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें हम 2 कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं, एक है यमन और एक है सीरिया।
चूँकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था तो उसके इंटरनेशनल रिएक्शंस होने स्वाभाविक थे, और इंटरनेशनल रिएक्शन के तहत इस आंदोलन को द रियल वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र के लिए वास्तविक आवाज़ के रूप में एक पहचान मिली, और विश्व स्तर पर इसको बहुत सराहा गया। तो और ये अरब स्प्रिंग जो है वो एक डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट में एक मील का पत्थर साबित हुई। ये आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं। तो अगर हम इसके कंक्लूजन को पाठ करना चाहें तो हम लोग अभी भी इस अरब स्प्रिंग की रिजल्ट को बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल कितना हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। तो अभी हम लोग को आगे भी देखना है कि किस तरह से ये अरब स्प्रिंग आगे के लिए डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को किस तरह से आगे लेके जाती है। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्लास 12 का ये न्यू टॉपिक अरब स्प्रिंग आपके लिए बनाया, और एक बार हम उसका रिव्यू कर लेंगे कि इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अरब स्प्रिंग जिसका टाइम पीरियड 18 दिसंबर 2010 से 2014 तक का है, उसके क्या कॉजेज़ रहीं, उसके क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ रहीं, उसकी क्या सोशल कॉजेज़ रहीं, और उसके क्या सडन इंसिडेंट रहे जिसकी वजह से ये अरब स्प्रिंग इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया। हमने ये भी देखा कि क्यों हम अरब स्प्रिंग को एक सोशल नेटवर्क रेवोल्यूशन कहते हैं, और हम लोगों ने अरब स्प्रिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समेटने की प्रयास किया। तो अब आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।